बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। पाकिस्तान स्टडीज़ बड़ी बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ को पसंद करने का। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा आप लोग जो है उसको पसंद करेंगे। मैट्रिक क्लास की जो पाकिस्तान स्टडी है, आइडियोलॉजी और उसके बाद जो है वो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान तक ही हम पहुँचे हैं। मतलब मुझे यकीन करें, बिल्कुल गुमान में ये बात नहीं थी कि इतनी ज़्यादा पजीराई मिलेगी उन वीडियोस को, इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने कमेंट्स जो हैं वो चैनल के ऊपर मिलते हैं कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें। लेकिन मैं साइंस की तरफ फंसा हुआ हूँ, तो उससे निमट के इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं ज़रा तसल्ली से पाकिस्तान स्टडी को देखना चाहता हूँ। मैंने खुद असल में रियलाइज़ किया था ना कि पाकिस्तान स्टडी जो है मुसीबत बनी हुई है, आइडियोलॉजी, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद असल में मैंने इसके ऊपर गौर किया ना, तो मैंने बोला यार बुनियादी मसला क्या है, आखिर पाकिस्तान स्टडी जो है वो हमें समझ में क्यों नहीं आती, वाई। इसकी 3 वजूहात हैं। जब तक इन 3 चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी ना, आप पाकिस्तान स्टडी को ज़िंदगी भर समझ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। पहली चीज़ जो है हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, आपको तारीख़ का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 जो आइडियोलॉजी वाला, उसमें स्टार्ट ही मैंने हिस्ट्री से लिया है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री बताई है, दुनिया तख्लीक कैसे हुई है, इंसान की आमद ज़मीन पर कैसे हुई है, और उसके बाद जो है अंबिया कराम, ठीक है, वो मबूस किए हैं अल्लाह ताला ने, और वो आए हैं, और 1,24,000 लगभग अंबिया कराम जो है दुनिया में तशरीफ़ लेके आए हैं। और उनमें लास्ट जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सेकंड लास्ट जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये है। तो लास्ट और सेकंड लास्ट, इसी से फिर टाइम को मैंने डिवाइड किया है। मैंने एडी और बीसी में कन्वर्ट कर दिया है। एडी जो है हमारा वो टाइम पीरियड है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से बाद का है, और बीसी टाइम पीरियड जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का, कहाँ तक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के तक है। तो बीसी टाइम पीरियड और एडी टाइम पीरियड, ये भी एडी टाइम पीरियड चल रहा है। यहाँ से फिर हम आगे चले, आगे तो फिर 571 एडी में, 571 एडी में या 570 एडी में, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने के 570वें साल या 71वें साल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उसके बाद का टाइम पीरियड फिर 600 चला, 700 चला, 800 चला, 1000 एडी चला, 1500 एडी चला, फिर 1900 एडी आया, फिर 1947 एडी आया भाई, जिसमें पाकिस्तान बना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मुसलमान तो अरब के ख़ित्ते में थे, इंडिया में मुसलमान पहुंच कैसे गए, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको पाकिस्तान स्टडी का काम मज़ा आएगा यार, ठीक है। तो शुरुआती वीडियोस के अंदर मैंने ये सब कुछ बातें बताई हैं। उसके बाद फिर जो है दूसरा सब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए वो है पॉलिटिक्स, सियासत। आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट्स का पता होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरियत कहलाता है, जमहूरियत के अंदर ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, ये पार्लियामेंट क्या होती है, ये नेशनल असेंबली क्या होती है, ये सेनेट क्या होता है, जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इन सारों का आपको पता होना चाहिए। प्रोविंशियल इलेक्शंस क्या होते हैं, एमएनए क्या होता है, एमपीए क्या होता है, सेनेट का चेयरमैन क्या है, कौमी असम्बली का स्पीकर क्या है, इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सीट्स का क्या चक्कर होता है, ये हलके क्या होते हैं जिनमें वोटिंग होती है, इलेक्शन आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब तक ये पॉलिटिक्स आपको पता नहीं चलेगी तो सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सग़ीर में, पहले हिंदुस्तान में हो क्या रहा था, कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या बात कर रही थी, मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या बात कर रही थी, आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी की सारी सियासी ज़बान थी। कायदे आज़म जो जंग लड़ रहे थे ना, और दूसरी तरफ से महात्मा गांधी जो हैं वो जंग लड़ रहे थे, ठीक है, किनसे? एक ही मुश्तरका दुश्मन था, वो था अंग्रेज़, क्योंकि उसका कब्ज़ा था ना हिंदुस्तान पर उस वक्त। तो मुसलमान भी अपनी पॉलिटिकल जंग लड़ रहे थे, और हिंदू जो थे वो भी अपनी पॉलिटिकल जंग लड़ रहे थे। अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल जंग चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो पॉलिटिकल जंग ही क्यों चल रही थी, ये भी सवाल पैदा होता है। फिर क्या पड़ी थी मिस्टर गांधी को और क्या पड़ी थी मिस्टर जिन्ना को कि चलो भाई पॉलिटिकल जंग लड़ी जाए, कि हिंदुस्तान जो है उसके इतने सूबे हैं और इतने सूबे हैं, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ हिंदुओं की
अक़लियत है, यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत है, यहाँ मुसलमानों की जो है वो अक़लियत है, तो इस तरह से राइट्स होने चाहिए इस तरह। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, इसका फाउंडिंग फादर फ़िलहाल जो भी इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में, जिसने मुतारफ़ कराया, वो इंग्लैंड था। बरतानिया जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिस्तान भी कहते हैं, ठीक है, ये इंग्लैंड था। अब इंग्लैंड का कब्ज़ा था इंडिया के ऊपर, और इंग्लैंड ने अपना ही सिस्टम यहाँ राइज कर रखा था, यानी कि डेमोक्रेसी। तो ये जो बड़े बड़े रहनुमा थे कांग्रेस की साइड के, मुस्लिम लीग के साइड के, मिस्टर जिन्ना और मिस्टर गांधी और दूसरे लोग थे, ये पॉलिटिकल ज़बान में ही अंग्रेज़ को जवाब देना चाहते थे, पॉलिटिकल ज़बान में ही अंग्रेज़ को जवाब देना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि ताकत तो नहीं थी, मुसलमानों के पास भी नहीं थी, हिंदुओं के पास भी नहीं थी, पॉलिटिकल ज़बान ही थी। तो वही पॉलिटिकल ज़बान आपको पाकिस्तान स्टडी में नज़र आती है, आपको समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। कायदे-आज़म 14 पॉइंट्स उन्होंने दे दिए, नेहरू रिपोर्ट आ गई, ये क्या चल रहा है, बात को ज़रा समझिए। तो दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिक्स का जो है, तो मैंने बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स फिर आपको उस सीरीज़ में जो है पाकिस्तान स्टडी की वो सिखाई है, ABCD पॉलिटिक्स की। वो जब आपको समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा मिस्टर गांधी क्या बोल रहे थे, मिस्टर जिन्ना क्या बोल रहे थे, कायदे-आज़म के 14 पॉइंट्स आखिर बोल क्या रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट इस तरह की होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरह की होनी चाहिए, क्या बातें हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने जोर दिया है वो था कौन सा? जियोग्राफी। जी, जियोग्राफी। आपको जियोग्राफी पता होनी चाहिए, ये नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, क्योंकि जियोग्राफिकल ज़बान के अंदर ही तो बात की गई थी ना। अल्लामा इकबाल कह रहे थे कि इंडिया के जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो हैं, ये वेस्टर्न साइड है सारा का सारा, यहाँ पर जो आपको पता ही नहीं है यार, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है ये कौन सा है, ईस्टर्न साइड कौन सा है। मुझे हैरत होती है, काफ़ी बच्चे भी मुझसे कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के बराबर में ही तो था। नहीं भाई, बांग्लादेश पाकिस्तान के बराबर में नहीं था, पाकिस्तान से बहुत दूर था। अब ये क्या? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है और सब कुछ। तो मैंने ये भी आपको सिखाया उसके अंदर। तो ये 3 चीज़ें शुरू में जब मैंने आपको हिस्ट्री की नॉलेज दी, आपको मैंने उसकी नॉलेज दी है पॉलिटिक्स की, और उसके बाद फिर मैंने आपको जो है वो ज्योग्राफी जो है वो सिखाई। अब आपके लिए आसान हो गया पाकिस्तान स्टडी को समझना, पाकिस्तान स्टडी को समझना। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया इसके लिए, इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स आपको पता है, सिंटेक्स बुक बोर्ड अभी आई है, अभी उसका PDF आया है, अभी तो वेबसाइट पे भी PDF नहीं आया, तो रात दिन उसी में लगा हुआ हूँ। जो है अभी चैप्टर नंबर 15 हो चुका सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का, 16 हो चुका, 17, 18 जो है मैग्नेटिक फील्ड्स जो है अभी चल रहा है। तो मेरा तो यही ड्रीम है कि इस रटना नहीं समझना है, ये जो हमारा YouTube चैनल है, इसको स्टडी हब बना दिया जाए स्टूडेंट्स के लिए, न सिर्फ सिंध के बच्चों के लिए बल्कि पंजाब, KP के, पाकिस्तान के। और स्टूडेंट तो भाई हर दिल अज़ीज़ है ना, मेरे लिए स्टूडेंट सब हैं, चाहे किसी भी ख़त्ते के हों। इंडिया से भी बहुत सारे बच्चे जो है वो देखते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से देखते हैं, और दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ से जो है वो जो उर्दू ज़बान समझ सकते हैं वो चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं। तो स्टूडेंट मेरे लिए तो स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं, चाहे वो किसी भी खत्ते के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी ज़बान के हों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड ईयर फ़िज़िक्स जो है वो भी चल रही है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट 13 चैप्टर्स बना के मैं अपलोड कर भी चुका हूँ। उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर और ग्रैंड टेस्ट जो है नोमेनक्लेचर का वो भी दिया। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट जो है वो अपलोड हो चुकी है, सारे चैप्टर, सारे न्यूमेरिकल, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट बुक। मैं बुक के मुताबिक चलता हूँ, ये नहीं करता सिलेक्टेड टॉपिक उठा लिए यार, 2 ये ले लिए, ये 3 ले लिए, ठीक है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंशाल्लाह आप मुझे बताएं बुक के अंदर सर ये टॉपिक है, आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका एंट्री टेस्ट जो बनेगा MD कैट, E कैट, या इंडिया से बच्चे हैं, नीट, एडवांस, मेंस वगैरह, ये सारे जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो टीचर्स जो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ा देते हैं जिससे आपका बोर्ड का पेपर बन जाता है,
तो आपके बोर्ड के पेपर का मसला तो हल हो जाता है, एंट्री टेस्ट का मसला हल नहीं होता। और बदकिस्मती ये कि फिर जब आप एंट्री टेस्ट के लिए बैठते हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए बैठते हैं, तो वही स्पेसिफ़िक टॉपिक होते हैं जो कि आपको दोबारा पढ़ाए जा रहे होते हैं। और आपके एंट्री टेस्ट के अंदर जब उन टॉपिक्स में से MCQs आ जाते हैं जो कि आपने पढ़े ही नहीं, जो कि बुक में मौजूद हैं, टीचर्स ने छुड़वा दिए, मैनेजमेंट ने छुड़वा दिए, भाई इतना टाइम नहीं है, सिलेबस पूरा करो। टीचर्स का भी कसूर नहीं है बेचारों का, ऊपर से प्रेशर होता है मैनेजमेंट का कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करवाओ बस। अब जल्दी जल्दी थोड़ी ना इतनी आसानी से ख़त्म होते भाई। फिर टीचर यही करेगा कि बस बोर्ड को फोकस करेगा कि ये स्पेशल टॉपिक्स ले लो और ये चलो भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसका नुकसान बच्चे को होता है, शदीद तरीन नुकसान होता है जब वो एंट्री टेस्ट में बैठता है, बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो बहरहाल अभी जो चैनल की हमारी प्रोग्रेस है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री सिंटैक्स बुक बोर्ड कंप्लीट मौजूद है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंटैक्स बुक बोर्ड कंप्लीट मौजूद है, सेकंड ईयर फिज़िक्स बिल्कुल लेटेस्ट बुक अभी चल रही है, चैप्टर नंबर 18 पर हम आ चुके हैं। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, बस यहीं तक पहुँचे, अभी आगे चलेंगे इसमें इंशाल्लाह। सिंटैक्स बुक बोर्ड, और सिंटैक्स बुक बोर्ड जो है वो मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक जो है, इसके 5 चैप्टर रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट इसके लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जो आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, इसी स्क्रीन के नीचे यूट्यूब के ऊपर जो स्क्रीन देख रहे होते हैं, जैसे आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी तो नीचे देखेंगे तो लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है, उसको क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी आपके सामने सारी। मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आ जाएगी, 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आ जाएगी, 12th फिज़िक्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी, मैट्रिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी, मैट्रिक फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स जो हैं वो अपनी अच्छी करें आप, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें सिखाया है मैंने इंग्लिश की बेसिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस को देखिए आप। और अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स अच्छी नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, वो 15-16 वीडियोज़ हैं, 17 वीडियोज़ हैं, वो देखें, उन पे अपनी अच्छे से ग्रिप करें, इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डेरिवेशन करने में, इक्वेशन डिराइव करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सीरीज़ ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के उन बच्चों के लिए मैंने बनाई थी जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इक्वेशंस ड्राइव करने में परेशानी होती है। वो 15-16 वीडियो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से मौजूद है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है केमिस्ट्री की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी, और भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं यार, 15-20 पता नहीं क्या क्या बना चुका हूँ। बहरहाल मेरा ड्रीम तो ये है कि इसको स्टडी अब बनाया जाए, रटना नहीं समझना है इस चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पर आप दुआ कीजिएगा मेरी सेहत के लिए, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह की हिम्मत और तौफीक से तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, सांस कितनी है, कब निकल जाए, कब बुलावा आ जाए कि चलें भाई आपकी वापसी हो गई, तो जितना अल्लाह ने मुझसे काम लेना होगा वो मैं आपके लिए कर जाऊंगा भाई, जो कुछ मेरे अंदर ताकत है। ठीक है, बाकी काम रुकेगा नहीं आपका, ये इत्मीनान रखें। ठीक है, आसिफ रज़ा नहीं है सिर्फ आपके लिए, बड़ी दुनिया है। ठीक है, आपका काम नहीं रुकेगा, बस आप काम करने वाले बने, आप पढ़ने वाले बने, आप समझने वाले बने, आप अल्लाह का वास्ता है रटने वाले मत बने। मेरा ड्रीम है कि बच्चा जो है ना क्लास में खड़ा होकर सर से पूछे कि सर आपने ये तो बता दिया, ये क्या है, ये भी बता दे ये क्यों है। हर बच्चा टीचर से पूछे सर ये क्या तो हो गया, ये क्यों हुआ ये भी बता दें। तो इंशाअल्लाह मुझे इंतज़ार है उस वक्त का, मेरा तो ड्रीम ही ये है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रटना नहीं समझना है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।